रउआ लोगन का फिर से स्वागत बानी एक नया क्लास में एंटी मलेरियल ड्रग। ओह सॉरी, मैं भूल गया था मैं बनारस में नहीं हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 का लास्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग, इसको डिस्कस करेंगे और फिर इस यूनिट को हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि एंटी क्लासिफिकेशन आपने लास्ट क्लास में देखा ही था कि ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर क्लासीफाई किया गया है इसको। सिनकोना इनकोलाइड है, 4 अमीनोक्विनोलोन है, 8 अमीनोक्विनोलोन, सारे ड्रग्स ऑलरेडी क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। हम बारी बारी से इन सभी क्लास को डिस्कस करेंगे जो कि हम आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पहला है 4 अमीनोक्विनोलोन्स। इसमें देखिए कौन कौन ड्रग है। ये हमारा क्लोरोक्वीन, ठीक है, और ये हमारा एमेंटाक्वीन है, एमोड्रोक्वीन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तीनों का देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर है, इसलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। पहले बात करेंगे हम लोग क्लोरोक्वीन ड्रग के बारे में। तो जो क्लोरोक्वीन ड्रग है बेसिकली वो ब्रॉड स्टेज प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और कुछ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपेरम स्पीसीज़ के लिए भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, आपको ऐसे ही लिख लेना है। Widespread resistance in most malaria endemic countries has led to the decline its use for the treatment of falciparum। ठीक है, बहुत से देशों में जहाँ पे मलेरिया बहुत भयंकर तरीके से फैला हुआ था वहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के साथ साथ बाकी ओवेल मलेरी और रेजेंस के वाइवेक्स के लिए भी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया। आप बेसिकली बात करें मोड ऑफ एक्शन पे कि ये कैसे काम करता है, तो क्या करता है कि ये जो हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। ये उनके साथ इंटरफेयर करता है जिससे कि हीमोग्लोबिन जो आप जब वो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा। और ये क्या करते हैं कि जो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट क्या नष्ट करके खाते हैं, ये फिर ये उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। वो पैरासाइट जब उनके बॉडी के अंदर जेनेटिकल चेंज आएगा तो वो नहीं खा पाएंगे हमारे हीम को। इसको समझिए आसान भाषा में, जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे पास जानवर है, एक बकरी है जो सिर्फ हरी घास खाती है, तो अगर हम उस घास को सुखा दें या उस घास को गीला कर दें तो वो बकरी नहीं खा पाएगी और बकरी धीरे धीरे मर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे शरीर में जो ये प्लाज्मोडियम होते हैं, ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है, ये उसको खा के जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर उसके बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंज कर दे, यानी घास को सुखा दे, यानी उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को चेंज कर दें, तब क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम है इसके जीन में चेंज होगा और ये हमारे हीमोग्लोबिन के हीम को कंज्यूम नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, द पैरासाइट डाइजेस्ट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन द ऑर्डर टू गेट अमीनो एसिड। बताया था पहले से कि ये कैसे होते हैं। जो पैरासाइट होते हैं ये इनका जो भोजन है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को हमारे नष्ट करते हैं, जिससे इनको अमीनो एसिड मिलता है। ठीक है, और इसी से खा के ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स द पैरासाइट हैज डेवलप्ड द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीम टू फॉर्म इनसॉल्युबल क्रिस्टल कॉल्ड हीमोजॉइन विच आर कलेक्टेड इन द वैक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में हीम कैसे खाते हैं, सबसे पहले इनके पास जो पैरासाइट होते हैं इनके पास एक क्षमता होती है, एक एंजाइम डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हीमोजॉइन। तो वो क्या करते हैं, एंजाइम हीम का पॉलीमराइजेशन करता है जिससे कि हीम मॉलिक्यूल अलग होते हैं और ये इसको आसानी से यहाँ पे खा सकते हैं। लेकिन जो क्लोरोक्वीन होता है ये जो बेसिकली कैसे काम करता है, ये हीम के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को बनने से रोक देता है और उसके प्रोडक्शन को बंद करके उसके बॉडी में चेंज लाता है। ठीक है, बस ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है क्या करता है, उससे हीम निकलता है जो कि मटेरियल टॉक्सिक है। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है हीम पॉलीमरेज जिससे हीमोजॉइन बनता है, जो कि हीमोजॉइन क्या करता है, प्लाज्मोडियम खाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो ड्रग देते हैं क्लोरोक्वीन, क्या करता है ये हीम से हीमोजॉइन बनने में रोक देगा और जब हीम से हीमोजॉइन नहीं बनेगा तो पैरासाइट को हीमोजॉइन को एंगल्फ नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा और पैरासाइट की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है। बाकी कुछ एडवर्स रिएक्शन देख लेते हैं, क्या क्या एडवर्स रिएक्शन है। तो नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया इस कॉमन से है। उसके अलावा स्किन रैशेस, एंजीनोन्यूरोटिक एडिमा है, फोटोसेंसिटिविटी है, पिगमेंटेशन है। ठीक है, ये सभी कुछ इंटॉलरेंस हो सकता है। लॉन्ग टर्म थेरेपी से ब्लीचिंग ऑफ हेयर भी हो सकता है, यानी बालों का कलर चेंज हो सकता है। रेयरली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रेनोसाइटोपेनिया और आपको पैनकोसाइटोपेनिया भी हो सकते हैं। कुछ टॉक्सिसिटी ऑकुलर भी हो सकती है हाई डोज देने पे थेरेपी पे, यानी आपके कानों से सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। एडवर्स रिएक्शन देखा जाए तो ठीक है, रेटिनोपैथी, सीएनएस में कुछ प्रॉब्लम, सीवीएस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या है क्लोरोक्वीन का, आप जानते हैं हिपैटिक एमीबियासिस में यूज होता है, जियार्डियासिस में, क्लोनक्रोसिस, सेनेंसिस में, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में,
ठीक है, डिस्कॉइड लिप्यूसस एरिथेमाटस में, कंट्रोल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेफ्रा रिएक्शंस में और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में। इन सब अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 अमीनोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर के सार की बात करेंगे। इसके सार को पढ़ने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमको इसके स्ट्रक्चर को 4 भागों में तोड़ना पड़ेगा। आपके सामने ये क्लोरोक्विन रिंग है जहाँ पे ये आप देखें NHR एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, R1 पोजीशन है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके NHR यानी कि डाई एल्किल मोनो एल्किल साइड चेन। ये जो मोनो एल्किल साइड चेन है यहाँ पे R पे बार बार कार्बन की चेन बदलेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, रिंग बढ़ेगी और स्ट्रक्चर बदलता चला जाएगा। तो पहला अगर इसका सार देखा जाए तो 2,5 डाई कार्बन एटम्स बिटवीन द नाइट्रोजन एटम पर्टिकुलरली 4 डाई एथिल अमीनो 1 मेथिल अमीनो ब्यूटिन साइड चेन इज ऑप्टिमल फॉर द एक्टिविटी। यानी जो ये कार्बन में यहाँ पे R लगा हुआ, अगर इस R में हम 2 से लेकर 5 कार्बन की चेन बनाते हैं यानी एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल तक, तब तक तो इसकी एक्टिविटी जो होती है एंटी मलेरियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इस चेन की साइज़ को हम बढ़ा के 6, 7, 8 करते हैं, चेन लेंथ को और बढ़ाते हैं, इसकी एक्टिविटी घटना शुरू हो जाएगी। अगली बात करते हैं इसके सार की। द टर्सरी अमीन इज़ इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे अमीन देखिए नाइट्रोजन लगा हुआ है वो टर्सरी ग्रुप है, तो इसका होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। इंट्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन द साइड चेन वॉज नॉट इज़ नॉट डिटरमिनेंशियल टू एक्टिविटी। यानी अगर हम यहाँ पे साइड चेन का जैसे मान लीजिए ये अनसैचुरेटेड कर दें, यानी उसमें हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये सब ऐड कर दें उस चेन में, यानी एल्किल को एथिल को एथाइलिन बना दें, ठीक है, तो हम अगर इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी घट जाती है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी वन ऑन ऑफ द एथिल ग्रुप इन द टर्सरी अमीन जनरली रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, इंक्रीज द प्लाज्मा कंसेंट, दिस इज वन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्लोरोक्विन। ठीक है, यानी आप देख रहे जो NHR है दोस्तों, उस HR में H को रिप्लेस करके हम वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं यानी हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है थोड़ा सा बढ़ेगा और इस पर क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी भी घटेगी और ड्रग का एक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग इन द साइड चेन, इसे इवेंटाक्विनिन में होता है। टॉक्सिसिटी रिड्यूसेंट, जहाँ पे R ग्रुप लगा है, आप देखिए अगर उस R पे हम कार्बन की लंबी चेन न लगा के कोई एरोमेटिक रिंग लगाते हैं जैसे कि इवेंटाक्विन में होता है, तो उससे एक्टिविटी कई गुना बढ़ती है और टॉक्सिसिटी घटती है। ठीक है, सार में सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे R1 पोजीशन में क्या होगा, अगर इस R1 पोजीशन में हम मेथिल ग्रुप बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन लगाते हैं तो एक्टिविटी सही रहती है। आगे बात करते हैं, जो डी आइसोमर होता है क्लोरोक्विन का वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है एल आइसोमर से, और यहाँ पे जो 7 नंबर पर क्लोरीन लगा है उसकी जगह पे हम क्लोरो को हटा करके कोई और ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी जो होती है थोड़ी सी, क्लोरो लगाने पर इसकी एक्टिविटी ऑप्टिमल हो जाती है, इसको हटाने पर एक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे ड्रग की जिसको बोलते हैं सिनकोना अल्कलॉइड, जो कि सिनकोना ऑफिसिनालिस नामक प्लांट के बार्क से मिलता है। तो सिनकोना एल्कोलाइड की बात करेंगे दोस्तों, तो सिनकोना एल्कोलाइड स्ट्रक्चर का रिंग आप देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर रिंग दिख रहा है, और इसमें अगर रिंग में हम बार बार R1 और R2 को चेंज करेंगे तो हमको अलग अलग ड्रग क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन और सिनकोलिडीन ड्रग 4 तरह की ड्रग्स ऑब्टेन हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रफ में। ठीक है, तो जो क्विनीन है ये एल आइसोमर होता है एल्कोलाइड का, जो कि सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। क्विनिडीन डी आइसोमर है। ये एक तरह का इफेक्टिव इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्टोसाइड एज सप्रेसिव एंड यूज टू प्रिवेंट द ट्रीटमेंट अटैक्स ऑफ वाइवैक्स, ओवैक्स, मलेरिया, सेंसिटिव, जितने भी प्रकार के आपके प्लाज्मोडियम के स्पीसीज होते हैं इनके खिलाफ काफ़ी एक्टिव होता है और उनको नष्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। ये हेपेटिक और प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में थोड़ा सा ये मॉडरेटली इफेक्टिव होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें कैसे काम करते हैं, तो ये एंटी मलेरियल एक्शन होता है, पहली बात तो आप पता है क्योंकि मलेरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में भी ये क्या करता है, मायोकार्डियम को डिप्रेस करता है, कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज़ करता है। मिसलेनियस एक्शन देखा जाए तो माइल्ड एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, यूटेराइन स्मूथ मसल को थोड़ा सा स्टिमुलेट भी करता है। ठीक है, लोकल इरिटेंट और एनेस्थेटिक इफेक्ट भी देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। तो जो सिनकोनिज्म है यानी कि सिनकोना ड्रग की जब एलर्जी होती है तो टिटनेस, नोजिया, वोमिटिंग ये हो सकता है। हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, वर्टिगो, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। डायरिया, फ्लसिंग एंड मार्क्ड पर्सपिरेशन हो सकता है। स्टिल हायर डोज लेने पर सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम, फीवर, ट्राइकोपोनिया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में आ सकता है। ब्लैक वाटर फीवर किसका साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है सिनकोना ऑफिसिनालिस का। कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें दोस्तों तो ये हाइपर सेंसिटिविटी क्विनिन की हो सकती है अगर हम कोई इसके साथ साथ कोई बीमारी है जैसे कि ब्लैक वाटर फीवर है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, परपेरिया है,
हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, तो इस केस में ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके सार की बात कर लेते हैं। सार के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, ये एक रिंग है, इस रिंग में आप देख रहे हैं आसानी से डबल रिंग यहाँ पे एडेड है और यहाँ पे ट्रोपेन रिंग है, यहाँ पे R1 है, OH है, H है, नंबरिंग आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम आराम से बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ये हमारा मेन क्विनोलिन रिंग है, इस क्विनोलिन रिंग में हम क्या चेंज करके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ एम मेथॉक्सी ग्रुप इन द क्विनिन इज नॉट एसेंशियल। अगर हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा R1 ग्रुप है, अगर वहाँ पे हम मेथॉक्सी OCH3 ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी घट जाती है, सीधी सी बात है, और वो कोई भी इसेंशियल नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप आई हाइलोजन स्पेशली क्लोरीन एनहांस एक्टिविटी। अगर हम यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप की जगह पे हाइलोजन लगा दें, बेसिकली क्लोरीन एटम, तो एक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। आपको यहाँ पे ये देखना हुआ है। फर्दर इंक्रीज एक्टिविटी रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ फेनिल ग्रुप एट पोजीशन। अगर हम पोजीशन नंबर 7 पे अगर हम देखा जाए, यहाँ पे हम नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हम कोई अगर फेनिल ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी और कई गुना बढ़ जाएगी। इट वॉज डिस्कवर द हाईली एक्टिविटी विदाउट द फोटोटॉक्सिसिटी कुड बी अटेन्ड बाय द ब्लॉकिंग पोजीशन नंबर 2 फिर थायोफ्लोरोमेथिल ग्रुप, यानी पोजीशन नंबर 2 पे अगर हम थायोफ्लोरोमेथिल ग्रुप लगाते तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और फोटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट इसका घट जाएगा। ठीक है, अब दूसरे रिंग में हम बात करते हैं। यहाँ पे नंबर 8 पे अगर यहाँ पे हम हाइलोजन एटम लगाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पोजीशन नंबर 2 और 3 के बीच की बात करें तो इस पोजीशन पे C9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एल्किल टर्सरी एमीन ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी, और इस 3 और 4 पोजीशन पे ये एसेंशियल एक्टिविटी नहीं होती है मलेरिया के लिए। और पोजीशन नंबर 9 की बात करें तो अगर यहाँ पे C9 पे हम ऑक्सीडेशन या एस्टेरिफिकेशन करते हैं तो एक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है। और यहीं पे 8 और 9 पोजीशन पे अगर हम इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। इस तरह से हम सार लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले ड्रग की, जिसका नाम है दोस्तों बिगुआनाइड। जी हाँ, ये भी हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और एंटी मलेरियल ड्रग है। तो बिगुआनाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने देखिए, स्ट्रक्चर है 2 ड्रग है, साइक्लोगुआनिल और प्रोगुआनिल। आपके सामने स्ट्रक्चर, इसको बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बिगुआनाइड में, तो ये एक तरह का अर्ली एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग है दोस्तों। ये एक स्लो एक्टिंग इरेथ्रोसाइटिक साइजोइंट्रोसाइड विच ऑल्सो इनहिबिट द प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ फैल्सीपेरम। ये क्या करते हैं, जो फैल्सीपेरम बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ है, सॉरी अमीबा, हाँ प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, जो हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो उसका जो प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज होता है, ये उस स्टेज पे बेसिकली मलेरिया को यानी कि उस प्लाज्मोडियम को किल करने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गैमेटोसाइड एक्सपोज टू द प्रोगोनिल आर नॉट किल बट फेल टू डेवलप प्रॉपर्ली इन द मस्कीटो। ठीक है, मच्छरों के अंदर ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स होता है। इट इज साइक्लाइज्ड इन द बॉडी ऑफ द ट्राइजीन डेरिवेटिव साइक्लोगुआनिल विच इनहिबिट द प्लाज्मोडियल DHF रेच इन द प्रेफरेंस इन द मैमेलियन एंजाइम। एंजाइम के अंदर ये थोड़ा सा जो एंजाइम होता है प्लाज्मोडियल DHF रेज, इसको इनहिबिट करता है और इस तरह से ये प्लाज्मोडियम को किल करने में हेल्प करता है। और इसके प्रेजेंस में बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ये इसका थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो माइल्ड एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ओकेजनल स्टोमेटिस हो सकता है, हेमोटोरिया हो सकता है, रैसेस, ट्रांजिस ऑफ लॉस ऑफ हेयर हो सकते हैं, और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑक्शन आप देख लीजिए, सिंपल सा है। पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड जो टेरिडीन होता है बॉडी के अंदर, ये दोनों चीज़ जो होते हैं, ये दोनों आपस में जो मिलते हैं तो डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, डाईहाइड्रो से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, फिर THF बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और फिर बनता है प्यूरिन और DNA। ये एक प्लाज्मोडियम के लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही हम ड्रग यहाँ पे देते हैं, हमारा जो ड्रग है ये काम करता है, जो प्रोगुआनिल ये है, ये क्या है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोक देता है, जिससे कि DNA का निर्माण नहीं होता और इस तरह से प्लाज्मोडियम की डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ ड्रग और बात कर लेते हैं। 8 अमीनोक्विनोलोन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द प्रीमाक्वीन, प्रामाक्वीन, पेंटाक्वीन और क्विनोसाइड है। इसका स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी बात करें अगर हम लोग 8 अमीनोक्विनोलिन की दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें प्रीमाक्वीन है, ये एक केवल किस में आता है, 8 अमीनोक्विनोलिन क्लिनिकल यूज़ में होता है। लार्जली यूज द प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ द प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोफाइलैक्सिस की तरह भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। मैकेनिज्म इसका कैसे है कि ये इसका कोई मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मानना जाता है कि ये एक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि प्लाज्मोडियल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रीमाक्वीन की बात करें तो रेडिकल कर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वेल के लिए ये सब यूज़ करते हैं। कुछ प्रोफाइलेक्टिकली है और फैल्सीपेरम मलेरिया के इस्तेमाल भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स रिएक्शन है आप जब पुराना है सारा। थेरेपेटिक यूज़ वही है, हिमोलिसिस
मेथामिनोग्लोबिन कॉमनली साइन इन द G6PD डिफिशियंसी, ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रेज डिफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल रहता है, बाकी सब आपको पता ही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, एंटी मलेरियल ड्रग हम लोगों ने ख़त्म कर लिया और ये यूनिट भी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही जल्दी आपके सामने बोर्ड पे वापस आएंगे और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। भगवान के लिए आप सब खुश रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।